एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सेरेमनी के बाद वो लोग वापस आइलैंड पर आ गए होते हैं और वो अपना सेलेस्टियल टेक्निक का यूज करके बाइजू का रूप ले लिया होता है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसे अच्छी तरह से देखकर कह रही होती है कि सब कुछ बिल्कुल सेम है। और तभी वो शर्माते हुए कहते हैं, क्या तुम जानबूझकर तो मैं बनना नहीं चाहते थे ना। ये सुनकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका मतलब क्या है। और वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मैं तो बस इस सेलेस्टियल टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे अजीब बात यह है कि इससे मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रूप ही ले पा रहा हूँ और तुम्हारा कोई भी कल्टीवेशन या फिर स्किल को कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस सेलेस्टियल टेक्निक में मास्टर करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ये बोलकर वो अपने पालतू ड्रैगन के बच्चे को निकाल लेता है और वो जैसे ही अपना मुंह खोलता है कि तभी अचानक उस आइलैंड पर बिजली गिर जाती है। ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि लगता है कि किसी ने हेवन और अर्थ के विजन को ट्रिगर कर दिया है, पता नहीं 18 सन ऑफ गॉड अब क्या कर रहे होंगे। वहीं आइलैंड पर मास्टर पक्षी जाते हैं और उसके कुछ कहने से पहले ही वो असली ड्रैगन के बच्चे को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल ग्रेट एम्परर के जैसे ही वर्ल्ड से गायब हो गया था, लेकिन ये तुम्हें कहां से मिल गया। वो कहता है कि मैंने इसे एम्परर के पाथ से ऑब्टेन किया है। ये सुनकर वो तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो चिल्लाकर कहते हैं कि इसका मतलब तुम फिर से ग्रेट एम्परर के पाथ पर गए थे। वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा लक तो सच में काफी ज्यादा बियॉन्ड वर्ड्स है। मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैंने रूमर सुना है कि तुमने एक सेलेस्टियल टेक्निक को ऑब्टेन कर लिया है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम एक असली ड्रैगन के बच्चे को ऑब्टेन कर लोगे। तो क्या इसका मतलब वो सेलेस्टियल टेक्निक वाला बात भी सच है। वो कहता है हाँ वो भी सच है। ये सुनकर वो कहते हैं कि मैं यूएस सेक्टर में कई सालों से हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को भी इतना ज्यादा लकी नहीं देखा हूँ। ये बोलकर वो अपने एक टेक्निक का यूज करके उस ड्रैगन का एक असली ड्रैगन होने का ब्रेथ को छुपा देते हैं, ताकि अगर बाद में कोई उसे देखे तो लोगों को सिर्फ यही पता चलेगा कि वो कोई केचुआ है या फिर ड्रैगन शेप का कोई क्रिएचर है, जिससे किंसु ज्यादा मुसीबत में नहीं पड़ेगा। सेलेस्टियल टेक्निक एक ग्रेट टैबू है, पता नहीं उसके वजह से तुम कितने लोगों का शिकार बन गए होगे। और अगर लोगों को ये भी पता चल जाता है कि तुम्हारे पास एक असली ड्रैगन का बच्चा भी है तो तुम और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाओगे। मैं सिर्फ इसे कुछ टाइम के लिए कवर कर पाऊंगा। ये सुनकर किंसु ने थैंक्स बोलता है और पूछता है कि आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो मैं सिर्फ तुम्हारे सेलेस्टियल टेक्निक को देखने आया था, लेकिन मैं तुम्हें यह भी याद दिला देता हूँ कि तुम्हें जाकर दाव प्रोटेक्टर को ले लेना चाहिए। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि उसे कैसे लेना है। वो बताते हैं कि तुम युवा सेट के लॉकिंग माउंटेन के दाव प्रोटेक्टर पेविलियन में चले जाओ। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उस माउंटेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और गाव उसे बता रहा होता है कि इस बार दाव प्रोटेक्टर को लेना ज्यादा सिंपल नहीं होगा। रूल ये है कि सन ऑफ गॉड के कॉन्फ्रेंस के बाद जितना भी सन ऑफ गॉड बचते हैं वो लोग दाव प्रोटेक्शन पेविलियन में जाकर अपने लिए प्रोटेक्टर को पा सकते हैं। ये रूल सन ऑफ गॉड्स के अच्छे से ग्रो होने के लिए बनाया गया है, लेकिन इस बार आप दोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी से वापस आते वक्त आपने प्रोटोस, थियानजियो और फिनिक्स को भी हरा दिया था ना, इसलिए आपका रेपुटेशन आसमान पहुंच गया है। इसलिए लगभग सभी सन ऑफ गॉड आपको अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। उन सभी में से 7 सन ऑफ गॉड सभी लोगों को जमा करके एक ग्रुप बनाकर आपको पेविलियन में टारगेट करने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर किंसु कहता है कि अगर सबसे सिनिस्टर सन ऑफ गॉड की बात करें तो सच में 7 सन ऑफ गॉड को कोई भी हरा नहीं सकता है। गांव बताता है कि 7 सन ऑफ गॉड के बारे में मुझे हाल ही में पता चला है। दरअसल 7 सन ऑफ गॉड काफी पहले ही एक फ्लोटिंग आइलैंड को हासिल कर लिया था और वो उसका घर जो हम लोग जलाए थे वो सिर्फ उसको दिखावे के लिए था। किंसु पूछते हैं कि टोटल 7 फ्लोटिंग आइलैंड है ना, जिसमें से एक मेरे पास है, एक थर्ड के पास है और एक 7 सन ऑफ गॉड के पास है, तो बाकी के 4 किसके पास है। वो बताता है कि फर्स्ट और सेकंड सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा रहस्यमय है, उन लोगों ने एक फ्लोटिंग आइलैंड को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है और 5th और 8th सन ऑफ गॉड भी एक फ्लोटिंग आइलैंड को हासिल कर लिए हैं। वो लोग ऐसी बातें करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग जाकर देखते हैं कि वहां पर पहले से काफी सारे लोग शो देखने के लिए पहुंच चुके होते हैं। तभी वहां पर 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 10th सन ऑफ गॉड पहुंच जाते हैं। उन सभी लोगों को देखकर किंसु कहता है क्या वो सभी लोग मेरे अगेंस्ट ग्रुपिंग बना रहे हैं क्या। ये सब देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि लगा नहीं था कितने सारे सन ऑफ गॉड एक साथ आएंगे। 18 सन ऑफ गॉड को वहां पर ना देखकर सभी लोग पूछने लगे होते हैं कि आखिर अभी तक 18 सन ऑफ गॉड क्यों नहीं आया है। तभी गांव जोर से चिल्लाकर कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड वापस आ गया है। 18th को देखकर सभी लोग उसके पास जाकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसका काफी ज्यादा तारीफ भी करने लगते हैं। वहीं पर ये सब देखकर 7 सन ऑफ गॉड का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है और वो गुस्से में कहता है कि जैसा कि तुम सभी लोग देख ही रहे हो ना कि 18 सन ऑफ गॉड कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। अगर हम लोग एक साथ नहीं आते हैं तो दाव पेविलियन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर को भी 18 सन ऑफ गॉड ही ले जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर आप सब लोग मेरे इस प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले 6 सन ऑफ गॉड कहता है कि हालांकि मैं 18 सन ऑफ गॉड को ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत ही ज्यादा नफरत भी नहीं करता हूँ। लेकिन जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मुझे अकेले रहने का आदत है, इसलिए मैं इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और 4th सन ऑफ गॉड वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि दोंग्यू ग्रेट सेरेमनी में हम लोग एक साथ फाइट किए थे और मुझे पता चला कि 18 सन ऑफ गॉड इंसान बुरा नहीं है, इसलिए मैं भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। उन दोनों को जाता हुआ देखकर 7 सन ऑफ गॉड कहता है कि 2 सन ऑफ गॉड को खोने से हमारा ओवरऑल सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बदल सकता
होता है। मैं उन सभी लोगों से विनती करता हूँ कि जो लोग यहाँ पर रुक गए हैं वो सभी लोग प्रोटेक्टर पर प्रेशर डालेंगे। उन सभी लोगों को ये पता चलना चाहिए कि माना कि 18 सन ऑफ गॉड के पास पोटेंशियल है लेकिन उसका ग्रो होने का चांस काफी ज्यादा कम है। सो नेचुरली कोई भी प्रोटेक्टर उसे चुनेंगे ही नहीं, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड सन ऑफ गॉड। हम सभी लोगों को पता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा मिस्टीरियस सन ऑफ गॉड हो और इस बार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर भी तुम दोनों को ही चुनेंगे। क्यों ना तुम दोनों अभी अपना असली पावर दिखाकर 18 सन ऑफ गॉड को यहीं पे रोक दो। ये सुनकर फर्स्ट और सेकंड सन ऑफ गॉड कहता है कि माना कि 18 सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है लेकिन हम लोग अभी तक उसे सीरियसली लिए ही नहीं है और हम लोग अपना असली पावर कब रिवील करेंगे वो वक्त आने पर हम लोग रिवील कर देंगे। इसमें हमें 7 सन ऑफ गॉड को बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोग सिचुएशन का फायदा उठाकर 18 सन ऑफ गॉड से डील करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर युवा का गेट कीपर आकर कहता है कि अब जबकि सभी सन ऑफ गॉड यहाँ पर आ ही चुके हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ पर 18 बहुत ही बड़ी बड़ी घंटियां आ जाती है और गेट कीपर बताता है कि दाव प्रोटेक्टर पेविलियन में युवा के 18 दाव प्रोटेक्टर रहते हैं। घंटियों का पोजीशन जितना ज्यादा हाई है प्रोटेक्टर भी उतना ही ज्यादा ताकतवर है। अब सभी सन ऑफ गॉड प्रोटेक्टर को अपना असली पावर दिखाएंगे और अगर कोई प्रोटेक्टर उस सन ऑफ गॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए इच्छुक होंगे तो वो अपना बेल बजा देंगे। सबसे पहले 6 सन ऑफ गॉड जाता है और वो अपने बारे में बताकर अपने फ्लेश का पावर को दिखाता है जो कि 13 ड्रैगन का पावर होता है। ये देखकर सबसे निचला लाइन वाला एक प्रोटेक्टर अपना बेल को रिंग कर देता है। ये देखकर 6 सन ऑफ गॉड कहता है क्या सिर्फ एक ही, लगता है कि मुझे अपना और भी ज्यादा पावर दिखाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने एंशिएंट मॉर्टल बॉडी और अपने ह्यूमन शेप्ड वेपन को दिखाता है। ये देखकर प्रोटेक्टर कहते हैं कि ह्यूमन शेप्ड वेपन को कल्टीवेट करना एक सीक्रेट आर्ट है और मॉर्टल बॉडी तो मॉर्टल बॉडी ही है लेकिन एंशिएंट होने के कारण वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तभी 5 प्रोटेक्टर अपने बेल रिंग कर देते हैं। ये देखकर गेट कीपर बताते हैं कि 6 सन ऑफ गॉड ने 5 एंशिएंट बेल को रिंग करवा दिया है। इसका मतलब 5 प्रोटेक्टर है जो कि 6 सन ऑफ गॉड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिसमें से 6 सन ऑफ गॉड किसी एक को चुन सकता है। तभी 7th आगे आते हुए कहता है कि मेरी बारी है। उसे देखकर गांव कहता है लो आ गया। वो जरूर जाते हुए आपको टारगेट करना स्टार्ट कर देगा। किंसु कहता है कि अगर मैं पुराना वाला किंसु होता तो जरूर थोड़ा सा परेशान हो जाता लेकिन अब तो वो मेरे सामने खड़े होने का भी वर्दी नहीं है। उससे ज्यादा देखकर सभी सन ऑफ गॉड आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या 7 सन ऑफ गॉड उसमें सक्सेस हो पाएगा। दूसरा कहते हैं कि प्रोटेक्टर उसे चुनेगा जो ज्यादा दिन तक जी पाएगा। तीसरा कहता है कि 7 सन ऑफ गॉड बिल्कुल सही है, हम 18 सन ऑफ गॉड को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर को लेने नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बाद में उसे खत्म करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर 7th जाकर सबको ग्रीट करता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि चलो जल्दी से अपना पावर दिखाओ। 7th कहते हैं कि अपना पावर दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ। आप सभी लोग भी देख ही रहे हैं कि 18 सन ऑफ गॉड लाइमलाइट में है लेकिन वो अकेला छोड़ दिया गया है। 18 सन ऑफ गॉड सबको किसी चींटी की तरह देखता है और वो काफी ज्यादा एरोगेंट और इग्नोरेंट कैरेक्टर है, इसलिए सभी लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। अगर फ्यूचर में सन ऑफ गॉड के बीच में कोई फाइट होगा तो काफी सारे सन ऑफ गॉड एक साथ आकर 18 सन ऑफ गॉड को ही सबसे पहले खत्म करेंगे। आप सबके सामने मैं ये भी स्वीकार करता हूँ और वो मैं ही हूँ जिसने सभी सन ऑफ गॉड को 18 सन ऑफ गॉड के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक 18 सन ऑफ गॉड ही सभी सन ऑफ गॉड का मोर्टल एनिमी बन के रहेगा। ये सुनकर एक प्रोटेक्टर अपना बेल बचाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तो एक लॉर्ड का हार्ट है। ये देखकर और सुनकर सभी सन ऑफ गॉड आपस में बातें करने लगते हैं कि सिर्फ एक शब्द नहीं एक प्रोटेक्टर को अपना बेल बचाने पे मजबूर कर दिया है। 7 सन ऑफ गॉड तो सच में शब्दों से खेलना काफी अच्छी तरह से जानता है। दूसरा कहता है कि हालांकि सभी प्रोटेक्टर 7 सन ऑफ गॉड की बातों से अग्री नहीं किया है लेकिन फिर भी अब मुझे नहीं लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर 18 सन ऑफ गॉड को चुनेंगे। वहीं पर 7 को दिखाते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल लाइट बॉडी को दिखाता है और कहता है कि माना कि मेरे स्पिरिचुअल लाइट बॉडी का एक लौता चांस मुझे रिवाइव करने का स्किल यूज हो चुका है लेकिन मेरे स्पिरिचुअल बॉडी को कंप्लीट होने के बाद मेरा बॉडी बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। उसके अलावा मैंने गॉड बाइंडिंग टेक्निक और सीक्रेट टेक्निक तियान यांग फिंगर को भी प्रैक्टिस किया है। ये सब देखकर 4 एंशिएंट बेल रिंग होते हैं। ये देखकर गांव थोड़ा सा चौंक जाता है और कहते हैं कि 6 सन ऑफ गॉड से वो कमजोर कैसे हो सकता है। तभी किंसु कहता है कि 6 सन ऑफ गॉड कुछ भी छुपा नहीं रहा होगा। तो वहीं पर अगर 7 सन ऑफ गॉड की बात करें तो वो काफी ज्यादा सिनिस्टर है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने अपना असली पावर नहीं दिखाया होगा, जरूर वो अपना असली ट्रम्प कार्ड को छुपा के रखा होगा। तभी 7th आते हुए 18 से कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारे बारे में काफी अच्छी बातें कही है इसलिए मुझे थैंक्स बोलने की तुम्हें ज्यादा जरूरत नहीं है। किंसु कहता है कि तुम्हारी ये बचकानी हरकतें मेरे सामने काफी ज्यादा यूजलेस है और तुम्हारा वो सभी शब्द भी यूजलेस है क्योंकि एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने तुम्हारा सभी का सभी ट्रिक बेकार है। 7th जाते हुए कहते हैं कि तुम बस इंतजार करो, हम भी देख ही लेंगे। यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।